गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि सर स्पोकन इंग्लिश में टेंस का क्या यूज होता है, किस तरीके से टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप उस पर एक वीडियो लेकर आइए। इसलिए जितने भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मैं आपकी एक एक के समस्या का मैं समाधान यहाँ से कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये सेशन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होगा। इस सेशन के बाद आपके टेंस से रिलेटेड जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे जिनका यूज स्पोकन इंग्लिश में होता है, आज के बाद से सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस क्रूशियल क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम टेंस की बात करते हैं तो सवाल दरअसल यह है कि स्पोकन इंग्लिश में हम टेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार बच्चों से एक ही बात बताता हूँ कि कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप टेंस की बात करते हैं तो यहाँ देखिए टेंस पे लिखा है कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब टू इंडिकेट द टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन। इसे दरअसल हमें समझने की ज़रूरत है। उसने क्या कहा बाबू? टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन। इसको दरअसल आपको समझने की ज़रूरत है। टाइम पीरियड ऑफ एन एक्शन मतलब कोई भी एक्शन यदि होता है उसका अपना एक पीरियड होता है। तो ये टेंस के बारे में हमें इसी के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये जो अभी एक्शन है पढ़ाने का, ये किस पीरियड में चल रहा है? तो दरअसल आप कहेंगे प्रेजेंट पीरियड में आपका चल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं कल जो आपसे पूछूं कि मैंने आपसे क्या क्लास में क्या डिस्कस किया हुआ था, तो आप कहेंगे कि सर कल जो है आप टेंस के बारे में पढ़ाए हुए थे। तो चूंकि वो पीरियड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो पीरियड की अगर आप बात करते हैं इसके बारे में हमें टेंस के माध्यम से पता चलता है। जैसे मान लीजिए मैं कल पढ़ाऊँगा तो इससे तो पीरियड के बारे में पता चला। तो कल मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा भी क्या है? एक्शन है। लेकिन बच्चों उस पीरियड के बारे में हमें क्या चलता है? इस टेंस से पता चलता है कि किस पीरियड में कोई एक्शन हो रहा है। उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यदि इसी टेंस की आप बात करते हैं बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 तरीके का जो है आपका टेंस होता है। एक जो है बच्चों प्रेजेंट टेंस है, और दूसरे की यदि हम बातें करें तो उसे दरअसल हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। और एक और टेंस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे? उसे दरअसल हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसे दरअसल आप ध्यान में रखिएगा। यदि हम टेंस की बातें करते हैं तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। पहले का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस है। दूसरे की यदि हम बात करते हैं वो पास्ट टेंस है। और तीसरे की यदि हम बात करते हैं प्यारे तो उसे दरअसल हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करते हैं, इसके 4 पार्ट आपके होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। जैसे पहले जो हो गया उसे दरअसल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और दूसरे की यदि हम बात करते हैं प्यारे तो उसे दरअसल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, या इसी को बहुत सारे जो लोग हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपका मन करे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहें, या यदि आपका मन करे तो आप दरअसल उसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। थर्ड की अगर हम बात करते हैं प्यारे तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और फोर्थ की बात करें तो उसे दरअसल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता है कि हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं।
हर टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो पा रही होगी। जैसे अगर हम पास्ट टेंस की यदि हम बात करते हैं तो पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, और यदि हम फ्यूचर की यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो फ्यूचर के भी आपके 4 टाइप्स आपके होते हैं। जैसे आज की जो क्लास में मैं चर्चा करूँगा, एक एक टेंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तो उसका स्पोकन इंग्लिश में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या उन सारे टेंसेस का स्पोकन इंग्लिश में कैसे हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रेजेंट एंड अपनी टेंस की बात करते हैं, तो इसका यदि स्पोकन में यूज करना होगा तो हम कैसे स्पोकन में यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर अस। जैसे यदि हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात करें, यहीं से हमारी कहानी क्या होगी, शुरू होगी। तो यदि हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात करते हैं तो ध्यान में रखना है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि यदि किसी भी टेंस को यदि पढ़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अगर उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो फिर उस टेंस का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट की बात बोलते हैं तो मैंने आपको बताया था प्यारे कि वर्ब के अंत में क्या होता है, ता है, और वहीं पर दिया है ती है, और फाइनली ते हो, तो उसे दरअसल हम लोग क्या समझते हैं प्यारे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस समझते हैं। कभी भी क्रिया के अंत में अगर ये चीज़ दिया गया है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस मानेंगे। और हर टेंस की अपनी स्ट्रक्चर होती है, हर टेंस की अपनी बनावट होती है। अब सवाल दरअसल यह है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। तो यदि कोई भी अगर आपसे पूछता है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको दरअसल बताना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, क्रिया का पहला रूप, क्रिया का पांचवा रूप, ऑब्जेक्ट, और हम लोग क्या लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। अब सवाल दरअसल यह है कि इसमें क्रिया का पहला रूप का प्रयोग किया गया और क्रिया का पांचवा रूप का प्रयोग किया गया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर दरअसल आप मुझे बता दीजिए कि क्रिया के पहले रूप का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और क्रिया के पांचवें रूप का यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए, इसके बारे में जानना जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसको यदि आप जान जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कोई भी सेंटेंस इस पर आधारित अगर दिया गया है तो उस सेंटेंस को आप बड़े आराम से क्या कर लेंगे, उसे दरअसल आप ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए V1 की बात करते हैं तो ये दरअसल क्या होता है प्यारे, प्लूरल फॉर्म होता है। तो आज के बाद से आपको याद रख लेना है कि V1 जो होगा वह दरअसल आपका प्लूरल फॉर्म होता है। और V5 की अगर आप बात करते हैं प्यारे, तो ये दरअसल आपका सिंगुलर फॉर्म होता है। इसे दरअसल आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, V1 हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, और V5 की यदि आप बात करते हैं तो वह दरअसल आपका सिंगुलर फॉर्म होता है। लेकिन अभी भी मसला जो है आपका सॉल्यूशन उसका नहीं निकला। सवाल दरअसल यह है कि हम V1 का यूज़ कहाँ करेंगे और V5 का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो इसके लिए आप दरअसल पर्सन का ज्ञान आपका होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब इस बात को आप ध्यान में रखिए कि पर्सन के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो फिर आप कन्फ्यूजन में हो जाएंगे कि कहाँ पर हम V1 का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम V5 का यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम पर्सन की बात करते हैं प्यारे, इसको दरअसल आप ध्यान में रखिएगा। आज के बाद से यदि कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन, पर्सन की संख्या कितनी है, तो आपको दरअसल बताना है कि पर्सन की संख्या 3 होती है। पहले को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, एक और पर्सन है जिसका नाम क्या है प्यारे, सेकंड पर्सन है, और एक और पर्सन है जिसका नाम क्या है प्यारे, थर्ड पर्सन। और एक बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, यदि हम फर्स्ट पर्सन की यदि हम बात करते हैं, ये दरअसल आपका 2 पार्ट में बटा होता है। एक जो है सिंगुलर है और दूसरा क्या होता है बच्चों, प्लूरल होता है। उसी प्रकार से यदि सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो ये भी दरअसल 2 पार्ट में बटा है, एक सिंगुलर है और दूसरा क्या है, प्लूरल। थर्ड पर्सन भी 2 पार्ट में बटा होता,
एक जो है प्यारे सिंगुलर है और दूसरे का नाम क्या है, प्लूरल। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सिंगुलर में सर कौन सा आएगा और प्लूरल में कौन सा आएगा। तो यदि सिंगुलर की बात करते हैं, अगर हम आई की बात करते हैं प्यारे, वह दरअसल सिंगुलर होता है। और वी की अगर हम बात करते हैं, ये दरअसल आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। इस बात को हमेशा जो है ध्यान में रखना है। और सेकंड पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करें तो यू जो है सिंगुलर है, और प्लूरल की अगर आप बात करते हैं तो यू जो है प्लूरल भी है। इसका मतलब साफ है कि यू का जो यूज होता है उसे हम सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं और उसे हम दरअसल प्लूरल की तरह भी यूज करते हैं। इसी प्रकार से यदि थर्ड पर्सन की बातें की जाए तो इसमें हमने कहा कि ये दो पार्ट में बटा होता है। एक जो होता है प्यारी वो सिंगुलर होता है, और दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो वह दरअसल आपका प्लूरल होता है। अब सवाल दरअसल यह है कि सिंगुलर में आपका क्या आ सकता है, सवाल दरअसल यह है कि प्लूरल में आपका क्या आ सकता है। तो यदि सिंगुलर की बात करें तो इसमें ही आ जाएगा बच्चों, सी, इट और प्लस कोई भी जो नाम होता है प्यारे, वह दरअसल किस में आपका आता है, वह आपका सिंगुलर में आता है। और इन सब के बदले में जो यूज किया जाता है वहां हम दे का यूज करते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखिए प्यारे, यदि आप दे की बात करते हैं तो दे दरअसल प्लूरल होता है। तो इसमें ही, सी, इट और कोई भी नाम हो, इसे आज के बाद से आपको सिंगुलर मानना है। और इन सब के बदले में जिसका यूज किया जाता है प्यारे, उसे दरअसल हम लोग प्लूरल कहते हैं। और प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं प्यारे, तो उसके लिए दरअसल हम लोग दे का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। आज इसके ऊपर जो है मैं ट्रांसलेशन भी बताऊंगा कि किस तरीके से स्पोकन इंग्लिश में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम बेहतर से बेहतर तरीके से ये स्ट्रक्चर को जो है हम स्पोकन इंग्लिश में तब्दील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए इसको फटाफट जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे आगे यदि हम बातें करें तो इसको दरअसल आप समझिए, यहाँ जो है अभी आप लोगों ने क्या देखा कि कहाँ पर हम जो है V1 का यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम जो है V5 का यूज़ करेंगे। कहीं भी अगर आपको प्यारे आई और वी दिखाई दे देता है तो उसके साथ में आपको क्या यूज़ करना है, V1 का जो है आप यूज़ करेंगे। कहीं भी अगर आपको यू दिखाई दे देता है तो उसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे, क्रिया के पहले रूप का आप क्या करेंगे प्यारे, वहाँ पर आप बड़े प्यार से यूज़ कर सकते हैं। और कहीं भी अगर ही दिखाई दे दे, सी दिखाई दे दे, इट और प्लस कोई नाम यदि अगर आपको दिखाई दे देता है प्यारे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर दरअसल हम V5 का यूज़ करते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना है। और यदि दे अगर दिखाई दे देता है तो उसके साथ भी आप क्या यूज़ करेंगे प्यारे, क्रिया के पहले रूप का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्योंकि दे की यदि हम बात करते हैं तो इसका यूज़ हम प्लूरल के तरह करते हैं, इसलिए दरअसल इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, क्रिया के पहले रूप का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आगे यदि हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, यदि हम बातें करें तो बड़े आराम से हम इसके एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे स्ट्रक्चर हमारा था कि सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट और क्या था प्यारे, ये दरअसल हमारा अदर वर्ड था। लेकिन इसी स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ एग्जाम्पल को जो है यहाँ पर देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बातें करें, मैंने लिखा कि मैं तुमसे बात करता हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, मैं तुमसे बात करता हूँ। आप दरअसल ध्यान दीजिए इसी स्ट्रक्चर पर इसे क्या करना है, बनाना है। लेकिन अब सवाल दरअसल यह है कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। जैसे मैं की अगर बात करते हैं तो उसे हम लोग आई लिखते हैं। बात करना का अंग्रेजी होता है टॉक, और टू और तुमसे का अंग्रेजी होता है प्यारी यू होता है। तो आई टॉक टू यू का मतलब हुआ
कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, बात करता हूँ। अभी हमने आपको क्या बताया कि जैसा हमारा सब्जेक्ट हो गया बच्चों, उसी तरीके के हम क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यहाँ कहीं भी आई और वी अगर आपको दिखाई दे देता है तो वहां पर आप क्रिया के पहले रूप का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से आप क्रिया का जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आई के साथ में हमने क्या यूज किया, टॉक यूज किया है। ये क्या है, दरअसल क्रिया का पहला रूप। तो अगर मान लीजिए कि इंग्लिश में यदि आपको कहना है कि मैं तुमसे बात करता हूँ, तो उसे इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं? आप दरअसल बोलेगा आई टॉक टू यू। ठीक है, अगला एक सेंटेंस मैं लेता हूं, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है, वह तुमसे बात करता है। इसे अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो आप कैसे बोल सकते हैं? वह तुमसे बात करता है। देखो इसे ध्यान से रखना है, वह का इंग्लिश क्या होता है प्यारे, ही होता है। और ही के साथ में क्रिया का पांचवा रूप ही टॉक्स टू यू अगर हम लिख देते हैं तो ये दरअसल क्या हो जाएगा, वह तुमसे बात करता है। तो ये तो दरअसल आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसी पर आधारित आप बहुत सारे सेंटेंस जो है इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आप सभी को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इसे अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। तो जब फॉर्मूला आपको पता चल गया तो आप बड़े आराम से किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में ग्रामर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। इस बात को याद रखिए, भाषा की अगर प्योरिटी को सीखना हो तो उसके लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है। आपने देखा होगा कि एक रिक्शा चालक भी इंग्लिश में हिंदी में बातें करता है, कहीं कहीं रिक्शा चालक भी इंग्लिश में बातें करते हैं। उनके बात करने के तरीकों को आप देखिएगा। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वे जब हिंदी में बातें करेंगे या इंग्लिश में जो बातें करते हैं, उनके तरीके को, उनके अप्रोच को आप देखिएगा। दोनों के अप्रोच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि इंग्लिश के अंदर अगर प्योरिटी लानी है, उसके लिए ग्रामर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ग्रामर का विशेष नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके लिए ग्रामर एसेंशियल है। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूँ, ये जो ग्रामर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपके लैंग्वेज के अंदर में क्या आ जाए, आपकी प्योरिटी आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर इसी की अगर हम नेगेटिव की बातें करते हैं तो आपको नेगेटिव का जो है फॉर्मूला पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें डू या डस का हम लोग यूज करते हैं, नॉट यूज करेंगे V1। ऑब्जेक्ट और प्यारे क्या होता है, अदर वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हम डू या डस का यूज करते हैं। उसके बाद नॉट क्रिया का पहला रूप, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगर नेगेटिव में बातें करना हो तो उसमें दरअसल हम डू या डस का यूज करते हैं। लेकिन अब सवाल दरअसल यह है कि इसका स्पोकन इंग्लिश में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यदि आप स्पोकन इंग्लिश में इसे यूज करना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आप दरअसल देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुमसे बात करता हूँ। इसी को अगर हम लिखें नेगेटिव में तो ये दरअसल हो जाएगा कि मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। ये जो सेंटेंस होगा ये आपका नेगेटिव होगा, मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। अब सवाल दरअसल यह है कि इसे यदि इंग्लिश में आपको बोलना हो तो फॉर्मूला तो आपके सामने मैंने रख दिया है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है, इसी स्ट्रक्चर का जो है यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है प्यारे। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, डू नॉट। आई डू नॉट टॉक टू यू का मतलब हुआ प्यारे कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, बातें नहीं करता हूँ। इसी की यदि हम इंट्रोगेटिव की बात अगर करते हैं तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे, डू या डस, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और इसमें फाइनली आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का आप यूज करेंगे। यदि आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हैं तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आपका जो सेंटेंस होगा वह सेंटेंस दरअसल गलत हो जाएगा।
इसलिए एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, इसके एंडिंग में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का आप यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। इसी को यदि मैं कहूं कि क्या मैं तुमसे बात करता हूं, क्या मैं तुमसे बात करता हूं, और मैं कहूं कि इसे इंग्लिश में क्या करना है, आपको ट्रांसलेशन करना, बात करता हूं, तो मैं बार बार कहता हूं कि यदि आपके स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं प्यारे, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक दूसरे के सामने उस सेंटेंस को आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और ज़रा बताइए कि आदमी अगर सीख ले तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वह कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा प्यारे, इन सारे स्ट्रक्चर को आपके दिमाग में रहना होगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी के सामने आप इंग्लिश बोल रहे हैं उसके बाद आप जो है काउंटिंग करना शुरू किए, भाई ये स्ट्रक्चर हमारा क्लियर है कि ये नहीं है, कि ऐसा नहीं करना है। बस दरअसल एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि स्ट्रक्चर हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर अगर आपका क्लियर है तो आप बड़े आराम से किसी भी सेंटेंस को सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट पर दिए गए एंड योर स्ट्रक्चर इज क्लियर, तो आप क्या करेंगे, बड़े आराम से उस स्ट्रक्चर को सामने वाले पर्सन के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे देखिए, क्या मैं तुमसे बात करता हूँ, तो इसे दरअसल हम क्या लिखेंगे, डू आई, और यहाँ हम लिखेंगे डू आई टॉक टू यू। और अभी हमने आपको क्या बताया कि लास्ट में जो है आप क्वेश्चन मार्क का क्या करेंगे प्यारे, इसमें दरअसल आप यूज करेंगे। तो डू आई टॉक टू यू का मतलब हुआ कि क्या मैं तुमसे बात करता हूँ। और यदि इंग्लिश में स्पोकन में यदि बोलना हो तो आप इसी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और मैं लेता हूँ, ये दरअसल बहुत प्यारा सा सेंटेंस आपके लिए होगा, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। और इसे प्यारे अगर बोलना हो इंग्लिश में तो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, बड़े आराम से आप बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू आई स्पीक इंग्लिश का मतलब हुआ प्यारे कि क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, और फाइनली क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके का स्ट्रक्चर का जो यूज होता है वह दरअसल प्रश्न पूछने के संदर्भ में यूज होता है। इसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं प्यारे, इसी को हम लोग यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। अब आप हमसे कहेंगे कि सर यस या नो क्वेश्चन का मतलब क्या, क्योंकि इससे प्रश्न भी किया जाता है, इससे प्रश्न यस या नो में किया जाता है, इसलिए दरअसल हम इसे क्या कहेंगे प्यारे, यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसका रिप्लाई आप कैसे देंगे, या तो आप उसे यस में रिप्लाई दे सकते हैं या तो उसे आप नो में रिप्लाई कर सकते हैं, यही ना कर सकते हैं। तो दरअसल आप यस या नो में क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। तो जिसका रिप्लाई यस या नो में होगा उसे दरअसल हम लोग यस या नो क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे दरअसल हम लोग यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी क्या करेंगे, इसे दरअसल हम लोग जानेंगे। इसी पर आधारित जो है आपका WH वर्ड आ जाता है। यदि हम WH वर्ड की बात करते हैं तो उस पर आधारित सेंटेंस भी आपसे क्या कर लिए जाते हैं प्यारे, पूछ लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रक्चर यदि आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप सेंटेंसेस को कैसे एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, फिर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। इसलिए स्ट्रक्चर आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे WH वर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं प्यारे, WH वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, डू या डज, और फिर फाइनली हम सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और फाइनली हम क्या लिखते हैं प्यारे, क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर यदि आपका क्लियर है तो आप बड़े आराम से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे यदि मैं बोलूँ, बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, वह क्यों तुमसे बात करता है, वह क्यों तुमसे बात करता है। आप दरअसल ध्यान में ये रखना, बड़े आराम से जो है आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तुमसे बात करता है।
तो मैंने क्या कहा बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, WH वर्ड को क्या करना है, लिख देना है। अब दरअसल इसमें आप देख लीजिए कि इसमें WH वर्ड आपका कहाँ है। तो आपने कहा कि WH वर्ड यहाँ क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। और यहाँ सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो यदि हम सब्जेक्ट की बातें करते हैं तो यहाँ पर ही है, और आपको तय कर लेना है कि ही के अनुसार आप डू का यूज करेंगे या डस का आप यूज करेंगे। तो यहाँ दरअसल हम डस का यूज किए और ही टॉक टू यू, आपने ये क्या कर दिया, WH वर्ड पर आधारित सेंटेंस को बना दिया। इसी पर आधारित आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं, जितना मर्जी कर सकते हैं उतनी सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, बशर्ते आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि यू आर स्टडिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश या यू आर स्टडिंग अबाउट एनी ग्रामर पोर्शन, किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आप समझ जाइए कि आप किसी भी सेंटेंस को आप बड़े कंफर्टेबली आराम से एक दूसरे के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपका इफ योर कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, यू कैन नॉट एड्रेस एनी सेंटेंस बिफोर एनीवन। यदि आपका स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो किसी भी सेंटेंस को आप एक दूसरे के सामने आसानी से नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप इस पर ध्यान दें। जैसे इस पर बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक बार यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो फिर सेंटेंस बनाने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। जैसे एक मैं और प्यारा सा सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्यारे, यहाँ हमने लिखा वह क्यों हंसता है। आप दरअसल ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा कि WH वर्ड को क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। तो इसमें यदि WH वर्ड की बात करते हैं तो वाई है, और यहाँ हम लोग डज लिखेंगे, वाई डज ही लव। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में इसे क्या कर सकते हैं प्यारे, इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। एक और मैं प्यारा सा सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि वह क्यों तुम्हें, वह कहाँ रहता है। अगर इसे इंग्लिश में यदि बोलना हो तो आप कैसे इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इसे इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं प्यारे। बहुत मज़ा आएगा ट्रांसलेट करने में, आपको कहीं कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। जैसे कहाँ की अगर हम बात करते हैं, उसे दरअसल वेयर लिखते हैं, वेयर डज ही लिव, या इसी को दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं। जैसे बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं कि लिव का मतलब क्या होता है, रहना। तो यहाँ पर आपने यूज़ कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन रहने के लिए एक और बड़ा क्रूशियल वर्ड है जिसका आप बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसी को आप लिख सकते हैं कि वेयर डज ही रिसाइड्स। आप दरअसल ध्यान में रखेंगे, वेयर डज ही रिसाइड्स का मतलब हुआ कि वह कहाँ रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जिन सारे सेंटेंसेस को आप बड़े आराम से क्या कर सकते हैं प्यारे, उसे दरअसल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक और मैं प्यारा सा सेंटेंस ले रहा हूँ, मैंने लिया कि वह कब सुबह में उठता है, वह कब सुबह में उठता है। इसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे बोल सकते हैं। मैंने सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोगों से यही बोला कि कब का इंग्लिश जो है आपको सबसे पहले लिखना है। तो यदि हम कब की यदि बात करते हैं तो उसे दरअसल हम लोग क्या कहेंगे, व्हेन, और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, डज ही। उठना को हम लोग क्या लिखेंगे, गेट अप। व्हेन डज ही गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। इस तरीके से यदि इंग्लिश में आप बोलेंगे तो आपकी जो इम्प्रेशन होगी प्यारे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगी, बिल्कुल एक दूसरे से फैसिनेटेड होगी। अब आप कहेंगे कि सर फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है। तो यदि हम फैसिनेटेड की बात करें तो उसे दरअसल हम लोग आकर्षित कहते हैं। तो अगर एक दूसरे को अपने तरफ फैसिनेटेड करना है,
एक दूसरे को यदि अपने तरफ आकर्षित करना है तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस आप बोलकर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे एक बात आप ध्यान में रखिए, इसी को यदि इंग्लिश में यदि आपको बोलना है, मैंने जितना स्ट्रक्चर बताया इस पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आप दरअसल बताइए कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, इसे यदि इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि आई टीच इंग्लिश। इसी को यदि हम बोले कि वह अंग्रेजी पढ़ाता है, इसे यदि इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? तो ही टीचेस इंग्लिश। इसी को अगर मैं आपसे बोलूं कि वे लोग अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसे यदि इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? तो दे टीच इंग्लिश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और घर पर इसी तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इंग्लिश के सारे स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, सारे स्ट्रक्चर आपका क्या है क्लियर है। आप देख भी सकते हो मैंने कितने प्यार से इसे लिखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो घर पे इसे प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मान लीजिए कि हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ले लेना है और कम से कम 5-10 जो सेंटेंस है इस पे बोलना है। उसी प्रकार से नेगेटिव को ले लेना है और उस पर आधारित आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस जो है आपको फॉलो करना है। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड की यदि बात करना है तो इस पे सेंटेंसेस को ले लेना है और कम से कम 10 सेंटेंसेस आपको बोलना है। क्योंकि यदि आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं बोलता हूं ना कि द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। जितना अधिक आप बोलोगे उतना अधिक आप सीखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्यारे, कि इसमें बोलना पड़ता है। अगर आप इसमें नहीं बोलोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर स्पोकन इंग्लिश आप कभी नहीं सीख सकते हो, किसी लैंग्वेज को आप नहीं सीख सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को यदि सीखना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। व्हाट इज योर प्रैक्टिस? आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कितना बेहतर आप प्रैक्टिस करते हो इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो आपको दरअसल करना क्या है, आपको घर पे जो है जब भी आपको समय मिलता है तो इस पर आधारित 5 से 10 सेंटेंसेस आपको क्या करना है, बड़े आराम से आपको बोलना है। अफर्मेटिव का ले लेंगे, उस पर 5 सेंटेंसेस बोलेंगे। उसके बाद जो है नेगेटिव को ले लेंगे, इस पर दरअसल हम क्या बोलेंगे, 5 सेंटेंसेस को बोलेंगे। इंट्रोगेटिव और WH वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो ये सारा स्ट्रक्चर यदि आपका क्लियर है और हर दिन यदि आप इस पर 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको इंग्लिश बोलने से रोक सकती है। ये ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा के रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।